हेलो दोस्तों, संसद जहां के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड निंदा प्रस्ताव पर आधारित है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको निंदा प्रस्ताव के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां प्राप्त होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो मेरे यानी आतिफा काजी के साथ। कबीरदास ने कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी हमें निंदा करने वाले को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। ऐसा इंसान हमारे अंदर की दुर्बलता और कमियों को हमारे सामने लाता है और जिसकी वजह से हम बिना पानी साबुन के ही निर्मल हो जाते हैं। एक आम इंसान के लिए भी कबीरदास निंदक को पास रखने की बात कहते हैं। तो सोचिए, संसद में बैठे हमारे प्रतिनिधियों के लिए ये कितना जरूरी है। शायद इसीलिए ही विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में निंदा प्रस्ताव को लोकतांत्रिक मूल्यों का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। निंदा प्रस्ताव, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि इसका अर्थ है निंदा करना। दूसरे शब्दों में कहें तो निंदा प्रस्ताव अस्वीकृति या कठोर आलोचना की एक मजबूत अभिव्यक्ति है। मगर सवाल है कि निंदा किसकी करनी है और कब करनी है। तो संसद में निंदा सरकार की यानी मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से की जा सकती है या किसी एक मंत्री को उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए भी निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 और अनुच्छेद 164 के खंड 2 के तहत मंत्री व्यक्तिगत रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं। मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की यह अवधारणा वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि मंत्री अपने व्यक्तिगत व सामान्य आचरण दोनों के लिए जिम्मेदार हैं, तो वहीं वो अपने विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए या नहीं किए गए कार्यों के लिए भी जिम्मेदार हैं। दरअसल व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी की ये परिभाषा सर आइवर जेनिंग्स द्वारा दी गई थी। ये अवधारणा मंत्रियों की मनमानी शक्ति को नियंत्रित करने की एक परंपरा है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 3 और अनुच्छेद 164 के खंड 3 के तहत क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा में कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। उसके इसी उत्तरदायित्व के कारण विधायिका कार्यपालिका के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाती है। निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर लगाया जाने वाला ऐसा ही अंकुश है। इसका मतलब यह है कि निंदा प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। ये सरकार या मंत्री की नीतियों के विरुद्ध या उनके वादों घोषणाओं को सही से या तय समय में पूरा न करने के विरुद्ध लाया जा सकता है। लेकिन इसे केवल निचले सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि मंत्री अपने कार्यों और दायित्वों के लिए केवल निचले सदन यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं, ऊपरी सदन यानी राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं। दरअसल ऊपरी सदन के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। तो ऐसे में जनता के प्रति वो सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने माना कि लोकतंत्र में जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और ऐसा वो सीधे तौर पर चुने गए अपने प्रतिनिधियों के जरिए से कर सकते हैं। इसीलिए ऊपरी सदन में निंदा प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की गई। अब अगर निंदा प्रस्ताव के इतिहास पर नजर डालें तो इसका उद्भव कहां से हुआ, इस बारे में स्कॉलर्स के बीच अनेक मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने संविधान के वास्तुकार यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की माने तो विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध संघ से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। स्वयं अंबेडकर के शब्दों में बौद्ध भिक्षु संघों के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में न केवल संसदें थी, बल्कि संघ आधुनिक समय में ज्ञात संसदीय प्रक्रिया के सभी नियमों को जानते थे और उनका पालन करते थे। उनके पास बैठने की व्यवस्था, प्रस्तावों, संकल्पों, कोरम, विप, वोटों की गिनती, मतपत्र द्वारा मतदान और निंदा प्रस्ताव के बारे में
नियम भी थे। हालांकि आधुनिक संदर्भ में इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी जाती है। वैसे आज निंदा प्रस्ताव केवल ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाने वाले भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी व्यक्तिगत जवाबदेही का प्रमुख साधन माना जाता है। हालांकि लगभग किसी भी देश के संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि ये सदन की कार्य नियमावली नियमों के तहत ही संचालित होता है। भारत में भी संविधान इसके आधारों का स्रोत भले हो, लेकिन इसमें इसकी चर्चा नहीं की गई है। भारत में तो निंदा प्रस्ताव को लेकर लोकसभा कार्य संचालन में कोई विशेष उपबंध तक नहीं किए गए हैं और इसे सामान्य नियम 184 के तहत संचालित किया जाता है। इसे सदन का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना जरूरी होता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। ये केवल एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो सामूहिक मंत्री परिषद के विरुद्ध भी। हालांकि एक सत्र में कितने भी निंदा प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि इसे अपनाना स्पीकर के लिए बाध्यकारी नहीं है। तीसरी लोकसभा के दौरान जब राम मनोहर लोहिया द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इसे पेश किया गया था, तो तत्कालीन स्पीकर सरदार हुकुम सिंह ने इसे नो डे येट नेम्ड मोशन के रूप में स्वीकार किया था। गौरतलब है कि अगर अध्यक्ष किसी प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करता है और ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की जाती है, तो इसे नो डे येट नेम्ड प्रस्ताव कहा जाता है। अध्यक्ष सदन में कामकाज की स्थिति पर विचार करने के बाद और सदन के नेता के परामर्श से या कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पे ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा आवंटित कर सकता है। निंदा प्रस्ताव के इस प्रावधान पर संविधान सभा के कई सदस्यों को बड़ी आपत्ति थी। एचवी कामत ने इसे स्वीकार करने के स्पीकर के स्वविवेक प्रावधान की कठोर निंदा करते हुए ये तक कहा था कि ऐसे में तो सदन में इसे स्वीकार ही नहीं किया जाएगा या सदन को ही स्थगित कर दिया जाएगा, जैसा कि 1935 के प्रावधानों के तहत गवर्नर द्वारा किया जाता रहा था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने निंदा प्रस्ताव को एक बेहतरीन साधन मानते हुए संविधान सभा में कहा था कि अगर राष्ट्रपति के किसी आदेश से भी सदन के सदस्यों को कोई आपत्ति है, तो उनकी सार्वजनिक निंदा से बचते हुए सदस्यों को निंदा प्रस्ताव के बारे में विचार करना चाहिए। अंबेडकर की इस बात को वर्ष 1969 के उदाहरण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दरअसल 1969 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की चर्चा जोरों पर थी, तो इससे बचने के लिए उन्होंने उसी दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उनके इस कदम से जहां एक तरफ उन्होंने विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया, तो वहीं चुनावी वादे पूरे करने के लिए भी उन्हें बाध्य होना पड़ा। हालांकि स्थगन, विशेषाधिकार, अविश्वास प्रस्ताव जैसे कई प्रभावी साधनों के रहते इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी सीनेट में तो 1789 से अब तक मात्र 9 सदस्यों की निंदा की गई है, जबकि वहीं भारत में भी इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। यही कारण रहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद एक दशक तक सरकार के खिलाफ एक भी निंदा प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसे पहली बार तीसरी लोकसभा में पेश किया गया था। वहीं 1991 के बाद से भारत में अब तक 10 निंदा प्रस्ताव भी पेश नहीं हुए हैं। चूंकि निंदा प्रस्ताव का मकसद केवल निंदा करना होता है, इसलिए सदन में इसके पारित हो जाने के बाद भी सरकार पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, यानी सरकार सत्ता में बनी रहती है। हालांकि इससे सरकार पर दबाव तो बनता ही है। वहीं अगर ये पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद यथाशीघ्र लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने के लिए बाध्य भी होती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।